A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं SN2 रिएक्शन मींस बायोमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और यू कैन सी SN2। SN2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें पढ़ना है। एंड इससे पहले लेक्चर में हमने SN1 रिएक्शन पढ़ा था एंड आई होप आप लोगों को रिएक्शन समझ में आया होगा। अभी हम SN2 रिएक्शन करेंगे तो आपको और क्लियरिफिकेशंस आएगा और फिर बाद में जब दोनों रिएक्शंस को हम एक साथ कंबाइन करेंगे तब और ज्यादा आपको क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाएगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं SN2 रिएक्शन। देखो SN1 रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप रिएक्शन होती है, ठीक है ना। मोलिकुलरिटी वहां पे 1 होती है मीन्स मोनो मोलिकुलर रिएक्शंस होती है या 1 मोलिकुलर रिएक्शन मोलिकुलरिटी 1 होती है उसकी, ठीक है ना। और उसमें हमने पढ़ा था कि जो सोलवेंट होते हैं वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं, ठीक है ना। सोलवेंट्स पोलर प्रोटिक होते हैं, जहां पे जो सोलवेंट है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, वहां पे तो हमेशा SN1 रिएक्शन होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सोल्वोलाइसिस रिएक्शन हम कहते थे उसे, ठीक है ना। उसमें हमने पढ़ा था कि जो टर्सरी जो कार्बोकैटायन है वो रिएक्शन सबसे ज्यादा देता है, तो टर्सरी हैलाइड रिएक्शन सबसे ज्यादा देते थे, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी तो में तो SN1 रिएक्शन ना के बराबर ही होता है, ठीक है, लेकिन टर्सरी में सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन होता है। फिर वहां पे हमने पढ़ा था कि जो आपके अल्फा सब्स्टिट्यूटेड जो हैलाइड्स होते हैं वो ज्यादा SN1 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वहां पे होता क्या है, वहां पे स्ट्रेन रिलीज होता है, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था। और वहां पे हमने पढ़ा था क्योंकि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है वो वहां पे कार्बोकैटायन होता है, इसलिए वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। तो अब हम चलते हैं SN1 रिएक्शन की ओर, SN2 रिएक्शन की ओर। SN2 रिएक्शन की बात करूं तो लेट्स से आई हैव अ एल्किल हैलाइड RX और यहाँ मेरे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। SN1 रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट होता था वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता था, ठीक है ना, वो डिपेंड करता था लिविंग ग्रुप की लिविबिलिटी और इस पूरे सबस्ट्रेट के ऊपर। ओके, अब यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल है तो ये जो रिएक्शंस होती है ये सिंगल स्टेप 1 स्टेप रिएक्शन होती है। इन रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करता है इस पे और यहाँ से X बाहर निकल जाता है। अगर मैं RX की बात करूं तो RX में X क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और X लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा और यहाँ पे ये बना लेगा R और इससे जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल में। ऐसे लिख लेता हूं आपको समझाने के लिए, न्यूक्लियोफाइल से R जुड़ गया और प्लस X माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। कुछ इस टाइप का यहाँ पे रिएक्शन होगा, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि जो न्यूक्लियोफाइल है, देखो जी एक ध्यान से बात सुनना, जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी लोन पेयर है या माइनस चार्ज है, ठीक है, और यहाँ पे जो X है हैलोजन उसके ऊपर भी क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। अब यहाँ इसकी जो लोन पेयर है और इसकी जो लोन पेयर है वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियोफाइल है वो कभी भी फ्रंट साइड से अटैक नहीं करेगा, वो हमेशा अटैक करेगा बैक साइड से जाके। आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि SN2 रिएक्शन में जो है वो बैक साइड से अटैक करता है। क्यों बैक साइड से अटैक करता है वो आपको समझ में, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इस पे भी, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस पे भी ज्यादा है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसलिए वो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से जाके अटैक करता है। इसमें बैक साइड अटैक होता है और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ से X फिर बाहर निकलेगा और आपके पास सबस्ट्रेट मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अटैक बैक साइड से हुआ है इसलिए यहाँ पे जो रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो इन्वर्जन हुआ मिलता है, मींस प्रोडक्ट में क्या हुआ मिलता है, इन्वर्जन। यहाँ पे प्रोडक्ट में आपका इन्वर्जन होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री में इन्वर्जन होता है। चलो और अच्छे से देखूं तो इसमें यहाँ पे जो इंटरमीडिएट चीज बनेगी, यानी कि जो बीच में रिएक्शन की बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल R से जुड़ रहा होगा स्टार्टिंग में और यहाँ से X बाहर निकल रहा होगा, मीन्स यहाँ पे एक इस टाइप से ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मीन्स न्यूक्लियोफाइल थोड़ा थोड़ा जुड़ रहा होता है और X थोड़ा थोड़ा रिलीज होता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, ऐसा हुआ क्यों होगा, ऐसा हुआ क्यों होगा, तो हुआ ऐसे इसलिए होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल रहा होगा ये इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रहा होगा, ठीक है ना। सॉरी, न्यूक्लियोफाइल की बात करो तो न्यूक्लियोफाइल जो हुआ होगा यहाँ पे वो काफी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हुआ होगा, ठीक है ना। उसने लिविंग ग्रुप के बाहर निकलने का वेट ही नहीं किया और उसने क्या कर दिया, इधर से जाके अटैक कर दिया। तो यहाँ पे इन रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, वैसे हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट बनी, फिर होगा क्या, X बाहर निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल R से आके जुड़ जाएगा, ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और प्रोडक्ट में जो कॉन्फिगरेशन होगा
प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। बोलो आपको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। चलो अब हम इस पे थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं, इस पे आगे बात हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत। चलो देखो ध्यान से, अगर मैं पहली बात करूं तो ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है। वो जैसे जो रिएक्शन होती थी SN1 वो 2 स्टेप रिएक्शन होती थी, ऐसे ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं, ये जो स्टेप होता है यही इसका RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ये स्टेप ही एक ही स्टेप होता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो इसमें जो रेट होगा रिएक्शन का, वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, मींस एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन की। तो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं यहाँ पे मोलिकुलरिटी की बात करूं, मोलिकुलरिटी तो आप देख रहे हो यहाँ पे इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, 2 मोलिकुलरिटी है। सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, 2 मोलिकुलरिटी होती है। मोलिकुलरिटी 2 होती है, इसलिए हम इन रिएक्शन को SN2 रिएक्शन लिखते हैं। 2 का मतलब 2 मोलिकुलरिटी, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं। बोलो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन का रेट है वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन SN1 रिएक्शन में हमने देखा था, जो SN1 रिएक्शन होती थी उनमें रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करता था। मींस यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा न्यूक्लियोफाइल, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगी। बोलो समझ में आ रहा है। क्या यहाँ पे लिवेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्या लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी, लिविंग टेंडेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा, बिल्कुल डिपेंड करेगा जी। तो लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना अच्छा रिएक्शन होगा, ठीक है ना। ये तो SN1 में भी होता था, SN1 में भी जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना ही अच्छा वो आपका रिएक्शन होगा, ठीक है ना, उतना ही ज्यादा रिएक्शन होगा। रेट क्योंकि लिविंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता था। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, SN1 रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो आपका कम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो चीजें आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सोलवेंट की, SN1 रिएक्शन में जो सोलवेंट होता था वो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता था। यहाँ पे जो सोलवेंट होता है वो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है। कौन सा सोलवेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट की प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन होता है। पोलर एप्रोटिक जैसे कि एसीटोन हो सकता है, जैसे कि DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड हो सकता है, जैसे कि और क्या हो सकता है, DMSO हो सकता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, हाँ यही है डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपने सब देखा था, एसीटोन हो गया, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। तो इसमें देखो आप कहीं भी कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है, तो ये आपके सब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट यहाँ पे यूज होते हैं इन रिएक्शंस में। तो ये रिएक्शन का ओवरऑल सिनेरियो आपके पास है, आप एक बार इस रिएक्शन को देख लीजिए, अच्छे से रिएक्शन को देख लो, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वहां पे अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूं तो SN1 रिएक्शन में बनता था इंटरमीडिएट, जबकि यहाँ पे बनता है ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। मींस जो रिएक्शन का रेट होगा, जो रिएक्शन का रेट होगा वो डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन के ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि SN1 का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। तो कार्बोकैटायन जितना ज्यादा स्टेबल बनता था उतना ज्यादा रिएक्शन होता था। यहाँ पे क्या होगा, रेट स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ध्यान से सुना, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है उसकी जो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की। मींस जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगी ट्रांजिशन स्टेट की। मींस जो स्टेरिकली हिंड्रेड सबस्ट्रेट है वहां पे जो आपका रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन होगा वो कम होगा, और जो आपका स्टेरिकली हिंड्रेड नहीं है, जहां पे हिंड्रेंस कम है वहां पे रिएक्शन ज्यादा होगा। चलो हम आगे देख लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए फिर हम आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट ले लूं, ये सबस्ट्रेट मैं ले लेता हूं यहाँ पे, और इस सबस्ट्रेट पे मैं करवा देता हूं न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है ना।
पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये बैक साइड अटैक करेगा। जैसे ये बैक साइड अटैक करेगा, अब ध्यान से देखना बैक साइड अटैक होगा कहां से। तो देखो जनरली हमने एमओटी पड़ी हुई है, एमओटी के अनुसार अगर मैं मुझे इस लिविंग ग्रुप को यहां से निकालना है, तो अगर मैं इस लिविंग ग्रुप के एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि मैं बात करूं अगर मैं इसके ल्यूमो में, ये क्या होगा ल्यूमो, और न्यूक्लियोफाइल का यहां मैं लूंगा होम, ठीक है। अगर मैं लिविंग ग्रुप के ल्यूमो में, या लिविंग ग्रुप का जो ल्यूमो होगा वो क्या होगा, उसका एंटी बॉन्डिंग होगा। अगर मैं उसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो एक्स और जो सी के बीच का बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा और ये एक्स जल्दी से निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे जो अटैक कराते हैं वो इसके एंटी बॉन्डिंग में कराते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में ABMO में, जो जस्ट इसके अपोजिट होता है। और यहाँ से एक्स फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, और बनेगा क्या CH और यहां से आके जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, कुछ ऐसा बनेगा। बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, उसके बाद बाद में करेंगे। तो अब अगर आप इनिशियल जो सबस्ट्रेट है उसे देखो और प्रोडक्ट को देखो, तो इसमें हो क्या रहा है, यहाँ पे जो ये ग्रुप है ये कुछ ऐसे है और यहाँ पे ग्रुप कुछ ऐसे दिख रहे हैं। मीन्स यहाँ पे एक टाइप से इन्वर्जन हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वर्जन, और इसे हम कहेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स जो आपका SN2 रिएक्शन होता है उनमें इन्वर्जन होता है कॉन्फ़िगरेशन में, और इस इन्वर्जन का एक प्रॉपर नाम है, इस इन्वर्जन को हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। तो कभी कभी वो वाल्डन इन्वर्जन पूछ सकता है क्या होता है। तो SN2 रिएक्शन में जो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होता है उसे हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। बोलो समझ में आ रहा है? ओके ओके। अब अगर मैं इसमें और थोड़ा सा बात करूं और आगे चलूं, ध्यान से देखो। अब ये मेरा सबस्ट्रेट था, यहां पे क्या होगा, सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इसके एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है ना। जैसे ही एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा तो यहां पे क्या बनेगा एक्स, और यहां पे मैं लिख देता हूं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। और यहां पे आपके हो जाएंगे H और H, ये आपको मिलेगा कुछ ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पे अब आप देख रहे होंगे कि जो X और न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, या आप कह दो लोन पेयर कंटेनिंग एटम है। तो ये दोनों रखे होंगे यहाँ पे। जो आपकी जो ये क्या बनी, यहाँ पे आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनी, और आप देख रहे होंगे जो ट्रांजिशन स्टेट है ये ट्राइगोनल बाई पैरामिडल है। ट्राइगोनल बाई पैरामिडल मीन्स TDP आपकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ठीक है ना। और ट्रांजिशन स्टेट में, इस ट्रांजिशन स्टेट में जो ये दो बॉन्ड है ये एक्सियल बॉन्ड है, 180 एंगल है इनका, ठीक है ना, 90 90, और ये जो तीन एंगल है ये इक्वेटोरियल एंगल है। तो जो लोन पेयर वाले एटम्स होते हैं उन्हें हम रखते हैं एक्सियल पे। तो ये मैंने एक्सियल पे रख दिए दोनों, ठीक है ना। अब ये होगा, अब क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये एक्स बाहर निकलेगा और यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट आपको मिल जाएगा न्यूक्लियोफाइल और H मीन्स यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या बनती है, वो बनती है आपकी TBP, ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, ठीक है ना। और जिसमें दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आने वाला न्यूक्लियोफाइल और बाहर जाने वाला लिविंग ग्रुप एक दूसरे के एक्सियल पोजीशन पे रखे होते हैं। अगर मैं बात करूं अब इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें, इधर हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया करते हैं, इधर हम एनर्जी लिया करते हैं, तो आपको कुछ इस टाइप से ये मिलेगा। यहाँ पे ये मिलेगी ट्रांजिशन स्टेट, जैसे कि आपने देखा था SN1 में, यहाँ पे क्या मिलता था, SN1 में यहाँ पे मिलता था इंटरमीडिएट, यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे मिलेगा मुझे ट्रांजिशन स्टेट। ओके भाई, समझ में आ रहा है। तो ये आपका प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनेगा, और आप देख रहे हो इस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है? आप इसे एक बार देख लो अच्छे से, फिर हम आगे चलते हैं। ओके चलो, पॉज करके नोट कर लेना आप। ओके, मैं इससे आगे अगर बात करूं, मैं बात करूं सबस्ट्रेट की, किसकी बात करूं मैं, SN2 में सबस्ट्रेट की। तो देखो जनरली एल्किल हैलाइड में ले लेता हूं, यहाँ पे CH3, HCl में मिथाइल हैलाइड ले लेता हूं, यहाँ पे मैं एक सेकेंडरी हैलाइड ले लेता हूं, इथाइल हैलाइड ले लेता हूं, यहाँ पे मैं एक, सॉरी प्राइमरी हैलाइड, यहाँ पे मैं एक सेकेंडरी हैलाइड ले लेता हूं, और यहाँ पे मैं एक
टर्सरी हैलाइड ले लेता हूं। ये 4 सबस्ट्रेट मेरे पास है, मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्सरी हैलाइड। दिस इज मिथाइल हैलाइड, दिस इज योर प्राइमरी हैलाइड, दिस इज योर सेकेंडरी हैलाइड, दिस इज योर टर्सरी हैलाइड। ठीक है ना। अब मुझे देखना है कि सबसे ज्यादा SN2 का रेट मुझे कौन से में मिलेगा। जैसे कि हमने SN1 का रेट देखा था, टर्सरी सबसे ज्यादा SN1 देता था, ये उससे कम देता था, ये उससे कम, ये उससे कम, क्योंकि वहां पे रिएक्शन डिपेंड करती थी इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन बनता था उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर, और जो टर्सरी कार्बोकेटाइन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीजें होगी वो जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है रिएक्शन का वो डिपेंड करता है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के ऊपर, और ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। मींस जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना कम ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होगी। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं इन तीन में, तो सबसे ज्यादा हिंड्रेंस है इसमें, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, और सबसे कम हिंड्रेंस है इसमें। मींस सबसे ज्यादा जो SN2 रिएक्शन देगा वो मिथाइल हैलाइड देगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। टर्सरी तो देता ही नहीं है, लगभग बहुत कम देता है। ठीक है ना, नेग्लिजिबल है, बहुत कम देता है टर्सरी। सबसे अगर कहीं पे प्राइमरी है तो आप, प्राइमरी है और मिथाइल है, कोई सा भी है, अगर ये कहीं पे है तो आपको सोचना ही नहीं है, SN2 दे देगा। ठीक है ना। अगर कहीं पे टर्सरी है तो टर्सरी में SN2 नहीं देगा, या अगर कोई ज्यादा ही डायरेक्टिक कंडीशन आ गई जबकि बात अलग है। ठीक है ना, ये हमेशा आपका SN1 रिएक्शन देगा। और जो आपका सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी SN1 रिएक्शन भी देता है, SN2 रिएक्शन भी देता है। वो डिपेंड करेगा रिएक्शन की जो कंडीशन है, वहां पे सोल्वेंट कौन सा लिया है, न्यूक्लियोफाइल आपने स्ट्रॉन्ग लिया है या वीक लिया है। वीक लिया तो SN1 होगा, स्ट्रॉन्ग लिया तो SN2 होगा। ठीक है ना। एक चीज अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, हार्ड बेस की, हार्ड और स्ट्रॉन्ग बेस की, सॉरी हार्ड सॉफ्ट बेस की बात बताऊंगा, कि जो सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो SN2 देते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल SN1 देते हैं। ठीक है ना, वो सब हम देखेंगे। और ये वाले तो आपका जनरली SN2 देंगे, ये वाले SN2 देंगे, और ये वाला देखने की बात नहीं है, SN1 रिएक्शन देगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, तो धीरे धीरे हमें चीजें समझ में आ रही है कि ऐसे होगा हमारा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप की। किसकी बात कर लेते हैं हम? अब हम बात कर लेते हैं नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लेट्स से आई हैव RF, RCl, RBr एंड RI। ये मेरे पास सबस्ट्रेट्स है, और इसमें F लिविंग ग्रुप है, इसमें Cl लिविंग ग्रुप है, इसमें Br लिविंग ग्रुप है, इसमें I लिविंग ग्रुप है। अब मुझे देखना है इनमें, इन चारों में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो ध्यान से देखो, लिविंग ग्रुप जब यहां से जाएगा तो एक माइनस साइन लेके जाएगा, यही तो बनेगा लिविंग ग्रुप। अब मुझे देखना है कि कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। तो ध्यान से सुनना, जिस पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। ठीक है ना, जिस पे जितना ज्यादा माइनस चार्ज स्टेबल होगा वो उतना ही तो जल्दी बाहर निकलेगा, वही तो बाहर निकलेगा क्योंकि वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो I का साइज सबसे बड़ा है, इसका साइज उससे छोटा है, इसका उससे छोटा है, इसका उससे छोटा है। इसका साइज सबसे बड़ा होने के कारण इस पे जो माइनस चार्ज है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, मींस इस पे माइनस चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज होगा, इसलिए I अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, देन Br, देन Cl, देन F। मींस सबसे ज्यादा जो SN2 देगा ये देगा, देन ये, देन ये। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। और SN1 रिएक्शन की बात करूं तो वो भी लिविंग ग्रुप की लिविबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, वहां पे भी ऑर्डर सेम होगा। किसके लिए? लिविंग ग्रुप के लिए। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है ना। चलो ओके, आप लोग पोस्ट करके नोट कर लेना। मैं नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट बात करता हूं नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया SN2 रिएक्शन में जो रिएक्शन का रेट होता है वो रिएक्टेंट और रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मींस यहाँ पे बात ये होगी, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड कर रहा है SN2 रिएक्शन, तो इस बात ये होगी कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, SN2 रिएक्शन का रेट उतना ज्यादा होगा। और SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल आपका वीक होगा। बोलो, वैसे वो तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन वहां पे जनरली वीक चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं चलेगा। ओके। और अगर मैं बात करूं सोलवेंट की, तो सोलवेंट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें पोलर
एप्रोटिक सोलवेंट होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये जो सोलवेंट होते हैं ये ओनली सबस्ट्रेट को स्टेबलाइज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को नहीं करते, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल ज्यादा तेजी से रिएक्शन दिखाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग फील करता है वहां पे। और SN1 की बात करूं तो वहां पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है, और जो पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है वो सबस्ट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों को स्टेबलाइज करते हैं, तो वहां पे SN1 थोड़ा वीक फील करता है, ठीक है। तो इसमें पोलर प्रोटिक सोलवेंट होगा, इसमें पोलर एप्रोटिक सोलवेंट होता है। पोलर एप्रोटिक मींस जैसे DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, एसीटोन और वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इसमें जैसे कि वाटर C2H5 OH AgNO3 वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इसमें पोलर प्रोटिक होंगे, इसमें पोलर एप्रोटिक होंगे। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। अब यहां पे आप एक चीज और देख लो, एक नोट करके आपको लिख लेना है। यहां पे मैं एक अलग से सबस्ट्रेट ले रहा हूं और उस सबस्ट्रेट को मैं देखता हूं, अगर मैं इस सबस्ट्रेट की बात करूं तो ये सबस्ट्रेट क्या है, ध्यान से देखो। अगर मैं इस कार्बोनाइल को देखूं और इस कार्बोनाइल के अल्फा पे देखूं, इस कार्बोनाइल के अल्फा पे क्या लगा है, हैलाइड ग्रुप लगा है, तो इसे हम बोलते हैं अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। किसकी बात कर रहा हूं, अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। एंड आपको जान के बहुत ज्यादा शौक लगने वाला है कि इनका जो रेट होता है अल्फा हैलोजिनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का जो रेट होता है SN2 के लिए, वो बहुत 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 ज्यादा होता है एल्काइल हैलाइड से। लगभग इसका जो रेट होता है वो इससे लैक्स टाइम होता है, ठीक है ना, लैक टाइम होता है। बोलो समझ में आ रहा है, यानी कि लाख गुना ज्यादा रिएक्शन देता है ये इससे। तो जहां पे भी ये आएगा वहां पे तो हमेशा SN2 होगी, ठीक है ना। जहां पे भी आ गया वहां पे आपको और कुछ देखना नहीं है, SN2 करना है। ऐसा क्यों, देखो आपका जब SN2 होता है तो अटैक यहाँ पे करेगा, Cl बाहर निकलेगा। यहाँ पे अटैक करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखो तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इसे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कर देगा, तो यहाँ पे आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा। तो बोलो समझ में आ रहा है जी, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा देता है, उससे लाख गुना क्या होता है, ये ज्यादा रिएक्शन देता है। बोलो समझ में आ रहा है। अगर मैं और सबस्ट्रेट की बात करूं, मैं इस सबस्ट्रेट की बात कर लूं, बेंजीन के ऊपर X लगाए, कोई भी हैलाइड ग्रुप मान लो Cl वगैरह कुछ भी लगाए, तो क्या यहाँ पे SN2 रिएक्शन का रेट क्या होगा, मुझे देखना है यहाँ पे SN2 रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो मैं बोलूंगा SN2 रिएक्शन यहाँ पे नहीं होगा। मैं अगर ये बोल दूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, तो मैं यहाँ पे कहूँ तो यहाँ पे भी SN2 रिएक्शन नहीं होगा। देखो SN1 में देखा था, SN1 तो यहाँ पे होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा SN1, क्योंकि यहाँ पे अनस्टेबल sp2 के ऊपर पॉजिटिव बनेगा, sp2 के ऊपर पॉजिटिव कार्बोकेटायन बनेगा, वो अनस्टेबल होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे SN2 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुन लो। अगर मैं यहाँ पे SN2 कराना चाहूंगा तो देखो जनरली ये जो X है ये इसके साथ रेजोनेंस में है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, तो ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे भी क्या है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये रिएक्शन भी SN2 नहीं देगा, इसके साथ भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है ना, चलो और सबस्ट्रेट ले लेते हैं आपका यहाँ पे, ठीक है ना। चीजें हम एक एक अच्छे से समझ के चलेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक सबस्ट्रेट ले लूँ टर्सरी एलाइड CH3 CH3 CH3X, बताओ जी SN2 देगा या नहीं देगा। SN1 तो देगा, अच्छे से देगा। क्या SN2 देगा, बोलो जल्दी से। क्या ये SN2 देगा, तो मैं कहूंगा ये SN2 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे आपका इधर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये SN2 रिएक्शन नहीं देगा।
क्या ये SN2 देगा? तो मैं कहूंगा नहीं, ये भी SN2 रिएक्शन जनरली नहीं देते। आप कहोगे सर यहाँ पे तो प्राइमरी हैलाइड है, ये क्यों नहीं देगा? अरे ये इसलिए नहीं देगा क्योंकि अगर मैं इसे अल्फा बोलूँ, इसे बीटा बोलूँ, तो बीटा पे बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है। बीटा पे ज्यादा हिंड्रेंस होने के कारण ये SN2 रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है ना, हिंड्रेंस ज्यादा हो जाता है। तो आप ध्यान रखना, बीटा सब्स्टिट्यूटेड भी आपके SN2 रिएक्शन नहीं देते। जो बीटा सब्स्टिट्यूटेड सबस्ट्रेट्स होते हैं वो भी SN2 रिएक्शन नहीं देते। क्या ये SN1 देगा? तो मैं कहूंगा हाँ, ये SN1 भाग भाग के देगा, SN1 बहुत देगा। क्यों देगा? ध्यान से सुनो, जैसे ही यहाँ पे आपका कार्बोकैटायन बनेगा, फिर ये कार्बोकैटायन यहाँ से ये शिफ्ट होके स्टेबलाइज हो जाएगा। अब ये SN2 रिएक्शन दे देगा। मींस यहाँ पे हुआ क्या? मींस यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे रिलीज इन स्ट्रेन, जो स्ट्रेन था बीटा कार्बन पे वो रिलीज हो गया, ठीक है ना। और स्ट्रेन रिलीज हुआ तो वही यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है कि यहाँ पे SN1 रिएक्शन बहुत अच्छे से होता है और SN2 रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता है। बोलो और सबस्ट्रेट की मैं बात करूं, बोलो क्या ये SN2 रिएक्शन देगा? तो मैं कहूंगा नहीं देगा। यहाँ पे आपका कैविटी हिंड्रेंस होगा, ठीक है ना। क्या मैं पूछूं क्या ये SN2 रिएक्शन देगा? क्या ये SN2 रिएक्शन देगा? नहीं देगा। ब्रिज हेड कंपाउंड है, SN2 रिएक्शन नहीं देते, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होता है, ठीक है ना। क्या RF देगा? तो मैं कहूंगा RF भी नहीं देगा। आप कहोगे ये तो CH3 एक्ट, ये तो आपका हैलाइड ग्रुप इस पे लग रहा है, मिथाइल पे लग रहा है, मिथाइल हैलाइड देना चाहिए ना ये, लेकिन ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि RF जो यहाँ पे जुड़ा है वो लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही गंदा लिविंग ग्रुप है। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है जी, ये भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे एक ले लूं CH3I और यहाँ पे आपका OH माइनस है, क्या ये SN2 रिएक्शन देगा? हाँ जी, भाग भाग के SN2 रिएक्शन ही देगा क्योंकि मिथाइल आयोडाइड बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और ऊपर से प्राइमरी भी है, तो SN2 रिएक्शन देगा। ये इधर से अटैक करेगा, I बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH3 से OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है? इन्वर्सन हो जाएगा। बोलो समझ में आया जी? बताओ जी, क्या ये देगा रिएक्शन? ओके, एसीटोन और लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है और ऊपर से यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप भी लगा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या ये SN2 देगा? बिल्कुल देगा जी। कैसे देगा? ध्यान से देखो, ये बैक साइड से अटैक करेगा, Br बाहर निकलेगा तो ये बनाएगा Br और यहाँ पे H, यहाँ पे Me, यहाँ पे बोलो समझ में आ रहा है? इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, कैसे? अगर मैं इसे रोटेट कर दूं, यहाँ पे ET कर दूं, यहाँ पे Me कर दूं, तो ये BrH, ठीक है ना। दोनों सेम ही है ना? हाँ दोनों सेम है, 180 डिग्री रोटेट किया है। बोलो समझ में आ रहा है? तो ये SN2 रिएक्शन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। कंडीशंस अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप क्वेश्चंस कोई भी कर ले जाओगे, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूं, बताओ जी, इन दोनों में से SN2 रिएक्शन कौन ज्यादा देगा? इन दोनों में से SN2 रिएक्शन कौन ज्यादा देगा? तो मैं कहता हूं ये ज्यादा SN2 देगा क्योंकि इसमें यहाँ पे आप देख रहे हो ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, और दूसरा यहाँ पे इंड्रेंस ज्यादा है, यहाँ पे इंड्रेंस कम है, तो ये देगा। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है, ये दोनों है जी, इनमें से कौन ज्यादा देगा बोलो? तो यही वाला ज्यादा देगा क्योंकि इस पे तो हिंड्रेंस है ही नहीं बिल्कुल, तो उस पे हिंड्रेंस है थोड़ा बहुत। बोलो समझ में आ रहा है? चलो और ले लेते हैं।
हाँ जी, इन दोनों में से बताओ कौन ज्यादा SN2 देगा, कौन ज्यादा SN2 देगा। तो ये ज्यादा SN2 देगा, क्यों ऐसा क्यों, ध्यान से सुनो। ये ज्यादा SN2 इसलिए देगा क्योंकि यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो हमें ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो ये बेंजीन है ये अपना -R इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा, अपना -R इफेक्ट, मीन्स इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उससे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा ये, और ये SN2 रिएक्शन ज्यादा देगा। बोलो समझ में आ रहा है, SN2 रिएक्शन ये ज्यादा दे देगा। चलो मैं कहता हूँ CH2 CH CH2 Cl, ये ले लेते हैं CH2 CH CH2 Cl और CH3 CH2 CH2 Cl। तो आपका होगा ये प्राइमरी है, ये अच्छा देगा। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये ज्यादा रिएक्शन देगा, क्यों, क्योंकि ये -R इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो इसे इलेक्ट्रोफिलिक बना देगा, ये ज्यादा देगा, ये कम देगा। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ CH3O CH2Cl और CH2CH2CL, कौन ज्यादा रिएक्शन देगा, तो मैं कहूंगा ये देगा, क्योंकि यहाँ पे एज अ -I इफेक्ट, ऑक्सीजन -I इफेक्ट के जैसे रिएक्ट करेगा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं दे दूँ PHCO CH2Cl और यहाँ पे दे दूँ CH2CH2Cl, ये दोनों दे दूँ, तो इनमें ज्यादा रिएक्शन ये देगा, क्योंकि ये क्या है, अल्फा सैचुरेटेड या अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, और अल्फा हेलोजिनेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड बहुत भर भर के हैलाइड से ज्यादा रिएक्शन देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला देगा, एल्किल हैलाइड से ज्यादा रिएक्शन लाख गुना ज्यादा देते हैं, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है। तो ये चीजें आपको सब याद रखनी। ओके गॉट इट। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे अब कर दूं, यहाँ पे Cl ले लूं और तो डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO क्या है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट है, SN2 का रिएक्शन का संकेत दे रहा है जी ये। KSH, अगर KSH में बात करूं तो ये एक SH जो है एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल, और सॉफ्ट जो होते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये सॉफ्ट सेंटर होता है। अगर मैं SN1 रिएक्शन की बात करूँ तो ये निकल जाता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है। जो स्टैटिक चार्ज है वो एक हार्ड सेंटर होता है, हमने हार्ड सॉफ्ट की बात की थी ना, और हार्ड पे हार्ड ही रिएक्शन देता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि सॉफ्ट सेंटर है तो सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट ही रिएक्ट करता है। तो सॉफ्ट वाले जितने भी होंगे जिनमें आयोडीन होगा या जो KSH टाइप के होंगे, वो सभी क्या देंगे, आपके SN2 रिएक्शन देंगे। तो होगा क्या, ये SH यहाँ पे जाके अटैक करेगा और यहाँ से ये जुड़ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। ठीक है ना, ये है। और इसके साथ मैं ले लेता हूं KCN और एसीटोन। तो देखो SN2 रिएक्शन होगा, यहां पे जाके अटैक करेगा, सॉरी इधर जाके जुड़ जाएगा आपका CN। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। चलो समझ में आ रहा है, तो हम एक सबस्ट्रेट के साथ कुछ न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ठीक है, देखो CH3Br तो आपका मिथाइल ब्रोमाइड है, SN2 रिएक्शन भर भर के देगा मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है ना, SN2 ही देता है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं CH3 या OCH3 माइनस, CH3O माइनस लिख लेता हूँ, ठीक है ना। और दूसरा मैं लिख लेता हूँ RSH और PHS माइनस लिख लेता हूँ, ठीक है ना। CH3O माइनस हो गया, PHS माइनस हो गया, CH3CO माइनस एसिटेट ग्रुप हो गया। नेक्स्ट में ले लेता हूँ KSH हो गया, KSH
और एक क्या ले लेता हूँ, कंसंट्रेटेड NaOH ले लेता हूँ। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अटैक करेगा, Br को बाहर निकाल देगा तो CH3OCH3 बन जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, BHSCH3 हो जाएगा, हाइथर बनेगा। और नेक्स्ट में CH3COOCH3 एस्टर बनेगा। नेक्स्ट में SH जाके जुड़ेगा, SHCH3। और नेक्स्ट में यहाँ पे देखो कंसंट्रेटेड NaOH, तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, और जो सबस्ट्रेट है वो मिथाइल ब्रोमाइड है, मिथाइल हैलाइड। तो SN2 रिएक्शन होगा, बिल्कुल SN2 रिएक्शन होगा। तो बोलो क्या बनेगा? हाँ CH3OH हो जाएगा, CH3OH। बोलो समझ में आ रहा है? NaN3 ले लो, NaN3 ले लो, ठीक है ना। चलो जब KCl लेंगे तो CN जुड़ जाएगा, ठीक। और ये एजाइड ग्रुप जोड़ देता है N3, मिथाइल एजाइड बन जाएगा। ओके गाइज, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा SN2 रिएक्शन हमने कैसे किया। इससे नेक्स्ट लेक्चर, एक लेक्चर और लगेगा, उस लेक्चर में हम क्या करेंगे, SN1 और SN2 रिएक्शन को कंबाइन करके देखेंगे और क्या क्या वहां पे फैक्टर्स होते हैं हम देखेंगे। कि एक क्वेश्चन दे देंगे, उस क्वेश्चन में हमें देखना होगा कि SN1 होगा SN2 होगा। अब तक हम क्या करते हुए आ रहे थे कि SN1 ले रहे थे तो SN1 के ही क्वेश्चन कर रहे थे, SN2 ले रहे थे तो SN2 के क्वेश्चन कर रहे थे। लेकिन वहां पे हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमें थोड़ा क्लियरिफिकेशन आएगा कि SN2 रिएक्शन कैसे होगा, क्या सबस्ट्रेट बनेगा, कैसे इन्वर्जन होगा, कैसे आपका रेसिपी पिक्चर वगैरह वगैरह, क्या सब कुछ समझ में वहां पे आएगा, ठीक है ना। क्या सोलवेंट वहां पे हमने लिया है, सबस्ट्रेट ये लिया है तो क्या बनेगा, ये लिया है तो क्या बनेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, तो मजा वहां पे आने वाला है, ठीक है ना। तो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज आप प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना, और पीछे का भी प्रैक्टिस करते रहना। ये नहीं कि जो पीछे के लेक्चर्स खत्म हो गए वो आपने छोड़ दे, ठीक है ना। और हम कंटिन्यू वीडियो लेके आएंगे। थोड़ा कभी कभी थोड़ा हेल्थ खराब हो जाता है, हेल्थ इश्यू होता है, तो वहां पे वीडियो नहीं बनता, वो थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, बट वीडियो कंटिन्यू आएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अच्छे से इन्हें देख लेना है, ठीक है भाई। तो ओके देन, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।